हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। इसमें हम सामाजिक न्याय पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय क्या है, इसका अर्थ देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से हमने सामाजिक न्याय की बात की थी, सोशल इक्विलिटी की, सामाजिक सोशल जस्टिस की, तो हमने ये देखा था कि सामाजिक समानता ही क्या है, न्याय है। सबको बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, अधिकार के साथ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सारी चीजें सामाजिक समानता और न्याय में स्थापित होती हैं। ऐसे ही आर्थिक न्याय भी है। आर्थिक न्याय का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना सा है, आर्थिक समानता, यानी कि समाज में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समाज में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय के अर्थ की बात करें, तो आर्थिक समानता ही आर्थिक न्याय है। आर्थिक समानता ही क्या है? आर्थिक न्याय है। अब आर्थिक समानता आप जानते हैं क्या है कि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, सभी जो सामाजिक संसाधन हैं, या यूं कहें सामूहिक संसाधन हैं, उन पर सभी का अधिकार होना चाहिए। क्या कहलाता है? आर्थिक समानता कहलाती है। लेकिन ये केवल और केवल क्या की जा सकती है? कल्पना ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विषमता को समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्थिक विषमता क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं की जा सकती। केवल और केवल क्या की जा सकती है? कम कर सकते हैं हम लोग। किसको? आर्थिक विषमता को केवल क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक बात तो बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सामाजिक समानता पूरी तरीके से आ सकती है, आर्थिक समानता नहीं आएगी। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम ये प्रयास कर सकते हैं, हमारे एफर्ट्स हो सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम कम करें और कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम चलाएं, इस प्रकार की योजनाएं चलाएं, इस प्रकार का समाज बनाएं जिसमें क्या हो, आर्थिक विषमताएं कम से कम हो। और आर्थिक विषमताएं कम से कम होंगी तो बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पालेंगे। तो यहाँ तक हमने सीखा कि समाज में जब भी केंद्रीकरण होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। समाज में आर्थिक केंद्रीकरण समाज के पतन का क्या बनता है? कारण। आप जानते हैं समाज में दो वर्ग, पहला वर्ग अमीर और दूसरा वर्ग गरीब। गरीब और अमीर के बीच की जब खाई बढ़ती है तो गरीब का क्या बढ़ता है? शोषण बढ़ता है। और ये शोषण जब बढ़ जाएगा, चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो गरीब व्यक्ति क्या करेगा? क्रांति का समर्थन करेगा। और ये क्रांति इतनी भयानक होती है कि सब कुछ मिटा के क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। इसीलिए आर्थिक समानता का होना बहुत जरूरी है। आर्थिक विषमता में कमी आना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ अर्थ से तो क्लियर हो गया, ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें आर्थिक स्रोत या आर्थिक संसाधनों की जो बंटवारा है, आर्थिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, और इसमें आर्थिक विषमता कम होनी चाहिए। अब हमारा अर्थ यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आर्थिक न्याय वास्तव में होता क्या है। हमारा आर्थिक न्याय को लेकर एक वेतन से संबंधित मामले से ज्यादा नजर हमारी कहीं नहीं जाती। तो वेतन आर्थिक न्याय की स्थिति नहीं है। कार्य के अनुसार वेतन मिलना जरूरी है। सभी को समान वेतन मिलना संभव नहीं हो सकता। जितना कार्य है, जैसा कार्य है, योग्यता के आधार पर वो कर रहे हैं, उनमें समानता होनी चाहिए। दो मजदूर काम कर रहे हैं, दोनों को समान कार्य होना चाहिए। दो वकील कार्य करने चाहिए, दो वेतन समान होना चाहिए। दो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, समान वेतन। दो डॉक्टर काम कर रहे हैं, समान वेतन।
हाँ, कार्य विशेष है तो वेतन भी विशेष होना चाहिए। जैसे तो सैनिक काम कर रहे हैं, एक सियाचिन में कर रहा है, बहुत कठोर कठिन जान जोखिम में डाल रहा है, तो उसका अलग से उसको पे होना चाहिए, तो वो विशेष है, वो अलग चीज है। तो हमारा जो सिंपल व्यू है कि वेतन से आर्थिक न्याय आएगी, ये संभव नहीं है, लेकिन ये आर्थिक न्याय का एकमात्र छोटा सा पहलू है। जबकि वास्तव में आर्थिक न्याय क्या है कि समाज के संसाधन, सरकार के प्रयास, राज्य के कानून, ये सारे मिलकर ऐसा एक ढांचा बनाते हैं कि गरीबी को बढ़ा देते हैं, गरीबों के अधिकारों को बढ़ा देते हैं, विकास किसी क्षेत्र से चला जाता है, कोई क्षेत्र पिछड़ जाता है, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं कि कुछ के रोजगार चले जाते हैं, गवर्नमेंट्स के ऐसे कुछ नियम आते हैं कि किसी के जो प्राकृतिक संसाधनों से जो आमदनी होनी थी वो बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं जन्म ले लेती हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट रुक जाता है और फिर वो आक्रोश में बदल जाता है। जैसे नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ये सब इसी की उपज है। कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम के कारण लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं, ये भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। इसमें हम आगे देखें तो वास्तव में विकास क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब तक एक भी व्यक्ति विरोध कर रहा है तब तक वो विकास नहीं कहला सकता है। ऐसी स्थिति में हमें फोकस करना चाहिए कि विकास हो, सुदृढ़ता से हो और सकारात्मक दृष्टिकोण से हो, तभी हम लोग क्या ला सकते हैं, आर्थिक न्याय ला सकते हैं। आर्थिक न्याय के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कौन कौन सी व्यवस्थाएं आएंगी, ये हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आर्थिक न्याय का अर्थ हमने स्पष्ट कर लिया कि समाज के जो जितने भी संसाधन हैं, राज्य के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी नियम कानून हैं, सबको भेदभाव रहित लागू किया जाएगा समानता के साथ। दूसरा इसमें क्या होगा, विकेंद्रीकरण पर हम जोर देंगे, केंद्रीकरण को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते। इसमें तीसरी चीज है कि आर्थिक न्याय 100% कभी संभव नहीं हो सकता। हमारे समाज में विषमताएं तो रहेंगी, केवल कम किया जा सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा कम करने का प्रयास करना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि वास्तव में आर्थिक न्याय की समस्या आती क्यों है। तो ये आती है समाज में केंद्रीकरण के कारण, नीतियों के कारण, नियमों के कारण, विकास ना होने के कारण। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग नक्सलवाद से प्रभावित हैं, नक्सलवादियों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक प्रकार से परेशान कर रखा है नक्सलवाद ने उस इलाके को। मेरे पास इसका बहुत छोटा सा एक समाधान है। नक्सलवादियों का एक ग्रुप है, उसे बुलाना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हें किस बात से संतुष्टि हो। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो नया देश बनाना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो नया राज्य बनाना चाहते हैं, उन्हें नया राज्य बना देना चाहिए। उनसे शर्त रख दें कि भारत के नियम कानून चलेंगे, आपको मुख्यमंत्री बनना है आप मुख्यमंत्री बनो, लेकिन आपके यहाँ से अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर हम आपका इलाज कर देंगे। आपको पता होना चाहिए एक मिजो संगठन था, मिजो आतंकवादी संगठन, सेम नक्सलवाद जैसा, और इसी तरीके से ये पूरा कार्य करते थे। इसके खिलाफ तो भारत ने एयरफोर्स तक भेजी थी और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश वर्तमान जो है उसमें चला जाता था। यानी कि युद्ध जैसे हालात इसके साथ हो गए थे, इस आतंकवादी संगठन के साथ। फिर राजीव गांधी जी ने इससे समझौता किया और मिजोरम का जो पावर था, मिजोरम की जो सरकारें थी, उनमें मिजो संगठन को शामिल कर दिया और कहा कि भाई मिजोरम का शासन आप चलाओ, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई तो भारत सरकार इंटरफेयर करेगी। आप भारत के साथ रहें, जैसे बाकी राज्य सब साथ रहते हैं वैसे आप रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप शांतिपूर्ण यहाँ जिए, हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है। लेकिन आप भारत का अभिन्न अखंड अंग हैं, भारत का समर्थन हमेशा साथ रहेगा, आपको हाँ भारत से अलग जाने की परमिशन नहीं होगी। सारी शर्तें इन्होंने मानी और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत में सबसे शांति प्रिय राज्यों में से एक कौन सा है, मिजोरम है। यहाँ कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़े आतंकवादी थे वही सबसे बड़े मुखिया, अब उनके सामने कौन परेशानी करे। तो यहाँ नक्सलवाद का एक सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है कि इन सबको मिलकर बुलाया जाए, बैठाया जाए और इन्हीं को सरकार में शामिल कर दिया जाए।
कि भैया तुम ही यहाँ की सरकार संभालो, भारत का आप अभिन्न अंग है, भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, भारत की जनता के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको ये लगता है कि आप इस क्षेत्र को बहुत बेटर ला सकते हैं। नक्सलवादियों का एक बड़ा एजेंडा ये भी है कि हमारा विकास नहीं हुआ, तो यदि सरकार इनके हाथ में होगी तो ये लांछन भी नहीं लगा पाएंगे कि भैया ये लो सरकार, ये बजट, आपको विकास करना है, आपका क्षेत्र है, कर लो। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, हमारी सरकार की ओपिनियन है, वोट बैंक की राजनीति, ये सब इस एडजस्टमेंट को होने ही नहीं देती, कहीं ना कहीं समस्याओं को मिटने ही नहीं देती है। आर्थिक न्याय को लेकर हम आगे देखें तो आर्थिक न्याय के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया है मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादियों ने सबसे ज्यादा जोर आर्थिक न्याय पर दिया है। उनके अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। जब हम मार्क्सवाद पढ़ चुके हैं तो मार्क्सवाद की सारी चीजें हम जानते हैं। मार्क्सवादियों ने दिया, जिनके जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। बहुत सारे रोजा लक्समबर्ग हैं, हीगल हैं, फायरबाख हैं, ये सब क्या है, मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादियों ने कहा कि अमीर क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, और राज्य भी इसमें क्या करता है, सहायता करता है, कानून भी इसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और समाज में सभी संसाधनों का क्या हो रहा है, केंद्रीयकरण हो रहा है। ये समाज में आर्थिक विषमता का सबसे प्रमुख कारण है। यहाँ मार्क्सवादियों ने बहुत डिटेल से बताया कि आर्थिक न्याय क्या है, कैसे होनी चाहिए, इसमें बाधाएं क्या है, और सबसे बड़ी बात मार्क्सवादियों ने ये बताया कि आने वाला जो राज है वो किसका रहेगा, गरीबों का रहेगा, शोषितों का रहेगा। इसमें ये भी बताया गया कि शोषित कौन है, गरीब हैं, और शोषक कौन है, राज्य के साथ अमीर हैं। राज्य हमेशा अमीरों का साथ देता है, राज्य हमेशा कानून के जरिए अमीरों का साथ दे देता है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी कि मार्क्सवादियों ने डिटेल से आर्थिक न्याय की व्याख्या करने की बात कही है। इसमें कुछ परिभाषा देखें तो प्रसिद्ध परिभाषा है पंडित नेहरू की। प्रसिद्ध परिभाषा है पंडित नेहरू की। इन्होंने कहा था भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, या उसके लिए लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। और ये हम समझ भी सकते हैं, जिस व्यक्ति को खाने का राशन ही नहीं मिल रहा, खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, बहुत सारी चीजें किसी मायने की नहीं रही है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और राज्य को ऐसी व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए जिससे न्यूनतम आवश्यकता हर व्यक्ति की बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं। ये प्रसिद्ध कथन अजमेर बोर्ड आपकी जो एग्जाम लेता है उसने सवाल पूछा था, शायद 2 साल पहले ये आया था। प्रसिद्ध कथन किसका है, भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा, 1 नंबर का सवाल था। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है, नेहरू जी ने ये बातें कही थी। आर्थिक विषमता को लेकर अम्बेडकर जी ने भी कहा, और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी कहा, गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें कही कि आर्थिक विषमता, स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी कि आर्थिक विषमता को रोकना, और वो भी निश्चित रूप में रोकना, ये बहुत जरूरी है। यदि हम आर्थिक विषमता को नहीं रोक पाए तो हिंसा को भी नहीं रोक पाएंगे। जैसे मैंने नक्सलवाद का उदाहरण दिया, नक्सलवादी इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, वो जनता को बरगला रहे हैं। मैं नक्सलवाद के समर्थन में कभी नहीं हूँ, कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन जो भी अराजकताएं, विचारधारा है समाज के विरुद्ध है, उनका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ एकमात्र समाधान बता रहा हूँ
कि उनको ऐसे इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यदि हमारी एक अंगुली खराब हो जाए तो उसे काटने की बजाय हम लोग क्या प्रयास करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। और वो देश का एक अभिन्न अंग है, ये लोग भी हमारे ही देश के अभिन्न अंग हैं। इन्हें समझना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि इनके खिलाफ जाना चाहिए। और बातचीत से यदि समाधान होता है तो वो कर लेना चाहिए। युद्ध, आतंक की घटनाएं ये अंतिम उपाय के रूप में है। मैं मानता हूं कि इन्होंने भी गलत काम किए हैं, भारत की सेना के विरुद्ध, भारत के सेना के खिलाफ जाकर नक्सलवाद गलत काम कर रहा है, तो कहीं ना कोई समाधान तो जरूर निकालना होगा। हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक विषमता कहीं ना कहीं एक द्वेषता की भावना भी पैदा करती है, समाज में हिंसा को भी बढ़ावा देती है। तो आर्थिक विषमता को कम करने के लिए यदि प्रयास किए जाए तो क्राइम को भी कम किया जाएगा। 90% क्राइम की तरफ हम जाते हैं तो उसके पीछे आर्थिक विषमता ही रीजन होती है। कहीं ना कहीं अभावग्रस्त जिंदगी से परेशान होकर व्यक्ति क्राइम की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आर्थिक विषमता को कम करने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसमें ही अगला बिंदु है आर्थिक न्याय के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान। भारतीय संविधान में प्रावधान या वे व्यवस्थाएं जो आर्थिक न्याय को लेकर आएंगी। और हमने कौन कौन से आर्टिकल आर्थिक न्याय से संबंधित किसमें जोड़े हैं, भारत के संविधान में। इसको ऐसे देख सकते हैं, उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने कौन सी व्यवस्थाएं की हैं भारत के संविधान में जिससे आर्थिक न्याय आ सके। इसमें है 16 आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, अवसरों की समानता। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आर्थिक न्याय के लिए। हम जानते हैं आज सबसे ज्यादा जो पिछड़ापन आ रहा है वो अवसरों का ही आ रहा है। हमें कुछ लोगों को अवसर ज्यादा देने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण का विरोध का भी कोई ठोस लॉजिक नहीं है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम आरक्षण की वजह से पिछड़ गए। आरक्षण की वजह से पिछड़ना एक अलग बात है। आरक्षण बहुत सारी चीजों में नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम में आरक्षण नहीं है, भारतीय सेना में शौर्य दिखाने में आरक्षण नहीं है, भारत में गेम्स में आरक्षण नहीं है, भारत की राजनीति में बहुत सारे जगह अगर हम देखें 84 सीटें फिक्स कर रखी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में आरक्षण नहीं है, वो सीटें बिल्कुल खाली रहती हैं। भारत में सेवा कार्य का कोई आरक्षण नहीं है, सीए के एग्जाम में आरक्षण नहीं है, बहुत सारी जगह आरक्षण नहीं है, फिर भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ओलंपिक गेम्स में हम जा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय खेल पर कहीं कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण का विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रतियोगिता समान लोगों में होती है। प्रतियोगिता किनमें होती है, समान लोगों में होती है। एक व्यक्ति जो बेहद पिछड़ा है और एक व्यक्ति जो बहुत संपन्न है, इन दोनों में कंपटीशन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो रात भर सो नहीं पा रहा है, बारिश आंधी तूफान, छत नहीं है, पानी की लाइनों में खड़ा है, बिजली नहीं है उसके पास, अभावग्रस्त जिंदगी है, और एक संपन्न एसी में बैठ के रात भर पढ़ रहा था, दोनों में कंपटीशन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो कुश्ती में 40 किलो वजन रखता है, एक व्यक्ति 60 किलो वजन रख सकता है, इसमें प्रतियोगिता संभव नहीं हो सकती। इसीलिए इसका जो 20 किलो कम है वो आरक्षण से पूरा किया जा रहा है, कि इसे एक्स्ट्रा अवसर दिया जा रहा है, इसे एक्स्ट्रा परसेंटेज का बेनिफिट दिया जा रहा है ताकि ये इनसे लड़ सके। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये। दूसरा, इसमें ये होना चाहिए कि आरक्षण को रिवाइज करना चाहिए। आर्थिक न्याय अगर लेके आनी है तो अवसर बराबर देने हैं तो इसे रिवाइज करना चाहिए। जिसे एक बार अवसर मिल गया उसे साइड में कर देना चाहिए, दूसरे को अवसर देना चाहिए। इसमें कमी क्या है, आरक्षण का विरोध क्यों होना चाहिए, इसका एकमात्र रीजन ये है कि ये अनुपयोगी को, या यूं कहें
जो योग्यता धारक नहीं है उसे भी आगे बढ़ा देता है। बस आरक्षण का विरोध का एकमात्र कारण यही होना चाहिए कि ये अयोग्यों को भी आगे बढ़ा देता है। जैसे आरक्षण देना है, 3rd ग्रेड की सर्विस में मिल जाए, 2nd ग्रेड की सर्विस में मिल जाए, लेकिन 1st ग्रेड और उससे ऊपर कलेक्टर तक हम आरक्षण से बना रहे हैं, डॉक्टर तक हम आरक्षण बना रहे हैं, ये पूरी नींव को खोखला कर देगा कहीं ना कहीं। तो ये सही चीज नहीं है। जो सामान्य सेवाएं हैं, किसी को जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो देनी चाहिए। नौकरियां चाहिए, मिलनी चाहिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं होगा, इसका मूल आधार है, उसे देना चाहिए। लेकिन पॉलिसी मेकर एक जो खुद ही योग्य नहीं है, कभी खुद ही अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाया, वो देश को कैसे डेवलप कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी सर्विस हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, देश को चलाने वाले हैं, इन सबको योग्यता के आधार पर ही लेना चाहिए। एक डॉक्टरी में, एक पीएमटी में आरक्षण की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसी की जिंदगी के साथ खेलने वाला है, वो लाइफ लाइन बनने वाला है किसी का। और ऐसी स्थिति में यदि आरक्षण के आधार पर कोई व्यक्ति वहां पहुंच गया जो अयोग्य है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। एकमात्र ये रीजन हो सकता है, अदरवाइज आरक्षण कभी नहीं हटना चाहिए। आरक्षण कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता को क्या करता है? कम करता है, और यह सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, आर्थिक न्याय से संबंधित। तो सबको अवसर मिलने चाहिए। इसमें दूसरा अगर हम देखें तो इसमें है 19 फर्स्ट। इसमें अगला आर्टिकल है 19 फर्स्ट। इसमें हमने क्या सब देखे थे, 6 आर्टिकल इसमें थे, 6 अनुच्छेदों का उल्लेख यहाँ पर है। और ये सारे अनुच्छेद आप जानते हो व्यापार वर्ती सब की आपको क्या देते हैं? स्वतंत्रता देते हैं। तो एक प्रकार से ये भी क्या लाएगा? आर्थिक न्याय को सुदृढ़ करेगा, अवसरों की समानता की तरह। अब इसमें अगला आर्टिकल है 39, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे।